रहा है। अगर हम हिंदुस्तान की ही बात करें तो तमाम न्यूज़ रिपोर्ट्स आपने देखी होगी हाल में, नॉर्थ ईस्ट के तमाम स्टेट्स अभी बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं। कुछ सालों पहले हमने नेपाल से भयावह तस्वीरें देखी, जापान से देखी हैं, उत्तराखंड से देखी हैं, जम्मू कश्मीर से देखी हैं। कैसे देखते हैं कि कहीं न कहीं ये जो मैन मेड आपदाएँ हैं, इससे कैसे निपटा जा सकता है? और महत्वपूर्ण कदम आपने उठाया है, आपको आज फेलिसिटेट किया गया, इतना महत्वपूर्ण अवार्ड दिया गया। आपने क्लाइमेट के लिए काम किया है और ये अवार्ड मिलने के बाद क्या पर्सपेक्टिव आप लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, आपने समाधान भी खुद ही लगभग बता दिया है। अगर मैन मेड आपदा है, तो उसका सॉल्यूशन भी मैन के अंदर ही निकालना पड़ेगा। मैन माने मैनकाइंड, मानवता। मैन के अंदर ही निकालना पड़ेगा। हम गड़बड़ ये कर देते हैं कि हम समाधान बाहर खोजने निकल पड़ते हैं। हम कहते हैं हमें जंगल बचाना है, नदी बचानी है, जानवर बचाने हैं, हवा ठीक करनी है, जल ठीक रखना है। क्या ठीक रखना है? आप समझो तो सही। ये सब कुछ आपके सर के ऊपर चढ़ाया है और अभी आप बाहर कुछ करने की बात कर रहे हो। आपने अभी बोला कि बाढ़ आई हुई है मई जून में नॉर्थ ईस्ट की, नेपाल की पहले की आपने बात करी। उससे थोड़ा और पहले की बात करी है। इस साल के जो पहले 4 महीने थे, वो पिछले 100 सवा 100 साल के सबसे गर्म महीनों में थे। कोई सबसे गर्म महीना, कोई तीसरा सबसे गर्म महीना, कोई चौथा सबसे गर्म महीना। तो मोटे तौर पे मान लीजिए कि 125 साल में इतने गर्म 4 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कभी नहीं हुए जितने इस साल थे। पहले 4 महीने सबसे गर्म और 5वां महीना मई का सबसे गीला। ये कहलाता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, और ये लगातार अब होते ही रहेंगे। और मई में बारिश हो गई तो आपको क्या लगता है कि आगे बारिश वैसी होगी जैसी होनी चाहिए? नहीं। अब जब बारिश चाहिए किसानों को ताकि उनका घर चल सके, गरीब किसान उसकी फसल बर्बाद ना हो, तब बारिश नहीं होगी। हीट वेव मई में नहीं चली तो आपको क्या लगता है चलेगी? नहीं। हीट वेव चलेगी, पर अब ह्यूमिडिटी के साथ चलेगी, और ह्यूमिडिटी के साथ जब चलती है तो 45 डिग्री जो है वो 55 डिग्री जैसा लगता है। बात को समझ रहे? हम बहुत गलती कर रहे हैं 2 तलों पर। पहला तो हमें ये लग रहा है कि ये सब जो चल रहा है वो कोई हल्की फुल्की आफत है। हम उसकी विभीषिका को नहीं समझ रहे हैं। ये मास एक्सटिंक्शन है। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि अरे सर दर्द हो गया। ये सर दर्द नहीं है, कैंसर है। ये ऐसा नहीं है कि अरे पृथ्वी की शान में, रौनक में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये शान रौनक की कमी नहीं, ये पृथ्वी के बर्बाद होने की बात है। ये समूची प्रजातियों के एक साथ विलुप्त होने की बात है। कोई कुछ नहीं बचेगा, एकदम कुछ नहीं बचेगा। और ये बात हम अगले 500-700 सालों की नहीं कर रहे हैं। ये बात हम अगले चेन इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, अब जैसे हम नोएडा या फिर दिल्ली में रहते हैं तो एसी यहाँ पे एक नेसेसिटी है, ना कि लग्जरी है। अब हम एसी चलाएंगे तो जाहिर सी बात है एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा। तो क्या एक चेन है जिसके अंदर लोग ये फंसते जा फीडबैक रहे लूप्स कहलाते हैं। इन्हें फीडबैक लूप्स कहा जाता है। फीडबैक लूप्स ये होते हैं कि इंसान जो भी करता है ना, इंसान जो कुछ भी करेगा वो पृथ्वी को गर्म ही कर सकता है। ये लॉ ऑफ एंट्रोपी की तरह है। आप हीटिंग के लिए कुछ करोगे तो भी उससे कार्बन रिलीज होगा, और हीटिंग जब हो जाएगी तो फिर जब कूलिंग के लिए कुछ करोगे तो उससे भी कार्बन रिलीज ही होगा। माने हम कुछ भी करें उससे कार्बन ही रिलीज होगा। तो पहले तो आपने हीटिंग कर दी और हीटिंग के लिए आपने कार्बन रिलीज कर दिया। अब हीटिंग जब हो जाएगी तो आपको कूलिंग करनी पड़ेगी, और कूलिंग करने के लिए आपको और कार्बन ही रिलीज करना पड़ेगा। जैसे लॉ ऑफ एंट्रोपी होता है कि आप कुछ भी कर लो बढ़ेगा ही, वैसे ही हम कुछ भी करें कार्बन रिलीज बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये फीडबैक लूप है कि आप जितना गर्म होते जाओगे आपको ठंडा होने के लिए उतनी कार्बन और ज़्यादा एमिट करनी पड़ेगी, और जितनी एमिट करोगे आप उतने और गर्म होगे तो ठंडा और होना चाहोगे, और ठंडा होना चाहोगे तो और कार्बन रिलीज करोगे तो और गर्म होते जाओगे। ऐसे 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 तो इस तरह के फीडबैक लूप्स, ये जो आपने लिया ये एक बड़ा मैक्रो डिस्क्रिप्शन है फीडबैक लूप्स का। पर इसमें आप डिटेल में जाएंगे तो ऐसे कम से कम 20 बहुत तगड़े फीडबैक लूप्स हैं, और वो अब एक्टिवेट हो चुके हैं। 1.5 से 2 डिग्री के बीच में वैज्ञानिक राय है कि ये सब फीडबैक लूप सक्रिय हो जाते हैं, और 1.5 डिग्री औसत तापमान वृद्धि का जो थ्रेशोल्ड था, जो बैरियर था, जो लक्ष्मण रेखा थी, वो हम लांघ चुके हैं। तो ये फीडबैक लूप सब चालू हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जिस गति से तापमान वृद्धि हो रही थी, तापमान, बरसात, जितने भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं,
वो गति भी अब बढ़ेगी, माने तापमान ऐसे अगर बढ़ रहा था अभी तक तो अब ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। हम वहाँ पर आ चुके हैं। खैर, मैं आपसे दो बातें कह रहा था। पहली गलती हम ये करते हैं कि हमें लगता है ये कोई छोटी मोटी आफत है। ये छोटी मोटी आफत नहीं है। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि ये बाहर की आफत है। हम सोचते हैं बाहर की दुनिया में अगर हम कुछ कदम उठा लेंगे तो हम क्लाइमेट चेंज से निपट लेंगे, चलो ईवी खरीद लेते हैं। कई लोग इस तरह की बात करते हैं। अभी आपने एसी की बात करी, तो लोग सोचते हैं कि हम नैतिक तल पर बरी हो गए अगर हमने अपना एसी साहब 22 डिग्री जगह 25 डिग्री पर चला लिया। देखो, मैं तो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हूँ, है ना। गुड फैक्टर भी है। ये फील गुड है, सिर्फ ये अपने आप को बहुत आसान तरीके से निर्दोष साबित करने की बात है, और ये मूर्खता है। बाहर जो हो रहा है उसका कारण भीतर है हमारे। जब तक इंसान नहीं बदलेगा तब तक बाहर जो तबाही है वो रोकी नहीं जा सकती, और शायद अब रोकी जा भी नहीं सकती है। फीडबैक लूप्स अगर सक्रिय हो चुके हैं तो वो सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं, वो रोल करता है खुद ही, और इरिवर्सिबल होते हैं। माने एक बार शुरू हो गए तो उनको पलटा नहीं जा सकता। लेकिन हमें ये लग रहा है कि हम जैसे हैं अपने स्वार्थों के पुतले बने रहेंगे, और बाहर हम किसी तरह से जंगल को कटने से रोक लेंगे, हवा को साफ़ कर लेंगे, नदी को साफ़ कर लेंगे, जो एटमॉस्फेरिक CO2 है उसको रोक लेंगे। साहब, आप कुछ भी नहीं रोक सकते बाहर जब तक आप भीतर से नहीं बदले हो। लेकिन भीतर की दिशा कोई देखना नहीं चाहता है। सारी जो चर्चा हो रही है और जो सारा एनवायरमेंटल एक्टिविज्म हो रहा है वो बाहर की दिशा में हो रहा है। क्यों? क्योंकि भीतर देखने से अहंकार पर और स्वार्थ पर आँच आती है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है इसका कोई वास्तविक टेक्नोलॉजिकल या पॉलिसी बेस्ड सॉल्यूशन हो नहीं सकता, न तकनीकी न नीतिगत। इसका वास्तविक समाधान तो आध्यात्मिक ही है। लेकिन ये बात सुनने में अजीब लगती है कि हमने अध्यात्म का संबंध जो है वो जोड़ रखा है यही दंड फंद से, कि पूजा पाठ हो गया और कर्मकांड हो गया। हमें लगता है अध्यात्म ही होता है। अध्यात्म ये नहीं होता। अध्यात्म होता है खुद को देखना, अपनी कामनाओं को देखना और उन कामनाओं के परिणाम को देखना। जब हम ये देखना शुरू कर देंगे कि मैं क्या हूँ, मैं अपनी हसरतें पूरी करने के लिए क्या क्या करता हूँ, सारी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो हमारी कामनाएं पूरी करने के लिए तो ही होता है ना, और उन कामनाओं से हमें कुछ मिलता नहीं, लेकिन कार्बन बहुत सारा मिल जाता है। सारी जो एनर्जी दुनिया भर में जलाई जाती है, हमने कहा फॉसिल फ्यूल को बर्न करना कार्बन रिलीज का सबसे बड़ा कारण है। फॉसिल फ्यूल आप क्यों जलाते हो? एनर्जी के लिए। वो एनर्जी चाहिए किस लिए होती है? कामना पूर्ति के लिए। उस कामना पूर्ति से मिलता क्या है? कुछ भी नहीं मिलता, डिप्रेशन मिलता है, कामनाएं पूरी नहीं होती, लेकिन कार्बन बहुत सारा निकल जाता है। जब तक ये बात इंसान अपने भीतर घुस करके नहीं देखेगा तब तक क्लाइमेट क्राइसिस का कोई बाहरी समाधान खोजना बिल्कुल मूर्खता की बात है। और दुनिया भर के थिंक टैंक्स, सरकारें और जितने भी पॉलिसी फोरम्स हैं वो यही काम कर रहे हैं कि वो क्लाइमेट चेंज का एक्सटर्नल सॉल्यूशन खोजने की कोशिश कर रहे हैं। उससे नहीं होगा। इतनी सारी मीटिंग्स करना, ये करना, वो करना, मैं बार बार बोलता हूँ कि दूसरों से जाकर के मीटिंग करते हो COP वगैरह में, कभी खुद से मीटिंग कर लो। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कभी खुद से मिला करो तो कार्बन रिलीज अपने आप कम हो जाएगी, पर्यावरण का संरक्षण अपने आप हो जाएगा। इंसान नहीं था, प्रकृति अपनी देखभाल खुद कर लेती थी। हम हैं जिन्होंने सब बर्बाद करा है। तो अगर बर्बादी रोकनी है तो हमें ही ठीक करना पड़ेगा। इंसान ही मूल खतरा है, इंसान ही बर्बादी का इकलौता कारण है। उसी को संबोधित करना पड़ेगा, इंसान को सुधारना पड़ेगा। हमने जब पहले पढ़ा है तो हमने पढ़ा है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। इससे कहीं ना कहीं टैकल किया जा सकता है। हम आगे बढ़े तो हमने देखा, आपने भी एक एग्जांपल दिया कि एसी का टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें 24-25 कर लेते हैं तो फील गुड का फैक्टर आता है कि नहीं हम ठीक कर रहे हैं। आप रिड्यूस कैसे कर लोगे ये तो बताओ। रिड्यूस कैसे कर लोगे? अभी हाल में मैं मसूरी से आया हूँ ग्रेटर नोएडा तक, और सड़क पहले से बहुत बेहतर है। बहुत सारे EV भी चल रहे थे उस पर, गाड़ियाँ बेहतर हो गई हैं, इंजन बेहतर हो गए हैं। EV नहीं भी है तो पेट्रोल डीजल वाली ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ हो गई हैं। 11 घंटे लगे हैं, 300 किलोमीटर 11 घंटे, 27-28 की औसत स्पीड पर आया हूँ। बीच में मुश्किल से आधे घंटे को रुकाऊंगा। कैसे रिड्यूस कर लोगे जब भीतर कामना उबाल मार रही है? एक और बोलते हो रिड्यूस, रिसाइकल, और दूसरी ओर ये भी बोलते हो सक्सीड, गेट अहेड, कम्पीट एंड बीट अदर्स, ये भी बोलते हो। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल लेंगी भाई? ठीक है, आपने रिड्यूस कर दिया। एक एम्बेसडर गाड़ी जितना एमिशन करती थी, आज की गाड़ी उससे कम एमिशन करती है। लेकिन पहले एम्बेसडर गाड़ी मोहल्ले में होती थी, एक मान लीजिए वो करती थी 10 यूनिट एमिशन, मोहल्ले में एक गाड़ी होती थी।
और करती है 10 यूनिट एमिशन। आज की आपने बहुत बेहतरीन टेक्निक की गाड़ी ले आ दी है, वो करती है बस 4 यूनिट एमिशन। बहुत कम कर दिया, 10 से 4 कर दिया कम। लेकिन पहले मोहल्ले में 1 गाड़ी थी, आज मोहल्ले में 20 गाड़ियां हैं। तो टोटल एमिशन पहले होता था 10 यूनिट एक एम्बेसडर का, अब होता है 80 यूनिट 20 गाड़ियों का, 20 गुणा 4। और आप यही खुश हो रहे हो कि देखो हमने तो रिड्यूस कर दिया है। क्या रिड्यूस कर दिया है? जब तक इंसान को इंसान की ज़िंदगी का आपने सही मकसद ही नहीं बताया तो वो एक ही काम करेगा, एक्यूमुलेट 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 एंड कंज्यूम एज मच एज यू कैन, एंड आफ्टर ऑल द कंजम्पशन यू विल बी स्टिल लेफ्ट फीलिंग एम्प्टी, थिंग्स विल नेवर बी इनफ। तो और जाके फिर और भोगो। ये मत देखो कि भोगने की दिशा अंधी है, कहो भोगने में कमी रह गई है तो अभी मैं और भोगूंगा, इट्स नेवर इनफ। जो मिल गया सो मिट्टी, जो ना मिला सो सोना है। जो ना मिला सो सोना है, और जितना सोना भी मिल जाए तो कहो सोना भी अभी कम मिला है। हाँ। समस्या ये है कि सोना तो मिल गया पर इतना ही सा मिला, तो अभी इतना चाहिए। आपको जितना चाहिए पृथ्वी के पास उतना है ही नहीं देने के लिए, और आप लगे हो बाहरी दिशा में समाधान खोजने में। कभी नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता। हम अंधे हैं। बहुत बड़ा तबका है दुनिया में जो मानता ही नहीं क्लाइमेट क्राइसिस बहुत गंभीर आपदा है। गंभीर नहीं है, वो अस्तित्वगत खतरा है। हम मिट रहे हैं, हम मिट रहे हैं। ज़्यादातर लोग तो ये मानते ही नहीं, और जो मानते भी हैं कि क्लाइमेट क्राइसिस खतरा है वो उसका सॉल्यूशन कहाँ खोजते हैं? बाहर। वो कहते हैं पॉलिसी बना दो, क्लीन एनर्जी का कुछ कर दो, हम कार पूल बना लेंगे, हम ये सब एसी में वो स्टार रेटिंग देख लो। मैं इन सब कदमों की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ अपर्याप्त हैं। इनसे 10% असर भी नहीं पड़ेगा, और नहीं पड़ा है। मैं हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ। आपको कहा गया था कि अपना जो एमिशन है वो लगभग आधा कर दीजिए अगर जान बचानी है, सिर्फ जान बचानी है, खुशहाली के लिए नहीं, सिर्फ जान बचाने के लिए। 1.5 डिग्री तापमान तक भी यदि वृद्धि को सीमित रखना है तो आप जितना एमिशन करते थे उसको आप 43-44% कम कर दीजिए। 1% भी कम नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं जो बात बोल रहा हूँ उसके प्रमाण उपलब्ध हैं। 1% भी नहीं फर्क पड़ा है, और हम लगे हुए हैं हर साल COP करने में, और इतना बजट देने में, और इतने $100 बिलियन $200 बिलियन का एनवायरनमेंट इंडस्ट्री बन गया है पूरा एक, जिसमें अथाह पैसा फेंका जा रहा है। लेकिन सारा पैसा फेंका जा रहा है बाहर की दिशा में। उसके 1% योगदान में अगर बच्चों की स्कूलों में, कॉलेजों में कॉन्शियसनेस, चेतना उनके दिमाग में बात डाली जाए कि जिंदगी चीज़ क्या है और तुम पैदा नहीं हुए हो भोगने के लिए, ये बात अगर 1% बजट में बच्चों तक पहुंचा दी जाए, युवाओं तक पहुंचा दी जाए, और फिर आम जनता तक भी पहुंचा दी जाए, तो नतीजे कहीं बेहतर निकलेंगे। लेकिन फिर हमारे स्वार्थों पर आँच आएगी, क्योंकि बच्चों तक और युवाओं तक ज़िंदगी की हकीकत पहुंचा दी गई तो ये जो सामाजिक और राजनीतिक पूरा ढांचा बना हुआ है वो ध्वस्त हो जाएगा। हम जैसे जीते आ रहे हैं, जो हमने बड़े बड़े सिस्टम्स और न्यस्त स्वार्थ खड़े कर दिए हैं, हम उनको कायम रखना चाहते हैं। इसीलिए अपने बच्चों, जवानों और जनता तक हम हकीकत नहीं पहुंचने देते। झूठ में जीते हुए फिर झूठ के इस बुलबुले में कैद फिर हम पृथ्वी को, पर्यावरण को बचा नहीं पाएंगे। हमारा समूल नाश सन्निकट है। एक लाइन का कंक्लूजन हो सकता है सर, संतोषम परम सुखम। नहीं नहीं नहीं, वो फिर संतोष से मतलब ये निकल जाएगा कि जितना हाथ में है बस किसी तरीके से उसमें काम चलाओ। अध्यात्म ये नहीं बोलता। अध्यात्म कहता है कि तुम देखो तुम्हें वास्तव में चाहिए क्या, और तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए तभी पता चलेगा जब तुम वास्तव में कौन हो, तुम्हें ये पहले पता चले। तो अपनी सच्चाई से पहले रूबरू होना सीखो। पूछो मेरी भावनाएं कहाँ से आ रही हैं, मेरे संस्कार कहाँ से आ रहे हैं। मेरे भीतर फलाना विचार उठा और बहुत ज़ोर से उठा, एकदम कामना एकदम दहक रही है, वो कहाँ से आ रहा है? क्या वो मेरा है? मैं हूँ कौन? मैं ये चाह रहा हूँ और मैं फलानी चीज़ के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हो गया हूँ कि ये पा के दिखाना ही, करके दिखाना है। ये विचार मुझमें कहाँ से आ गया? मेरे लक्ष्य मेरे हैं भी क्या? जिन गोल्स के पीछे मैं भाग रहा हूँ वो गोल्स मेरे अपने हैं भी क्या? जब तक ये नहीं हम देखेंगे तब तक संतोषम परमम सुखम भी हमारे लिए बस एक खाली खोखला एक जुमला बनकर रह जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद।